हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। देखिए, जैसा कि हम 60 डे मास्टर प्लान को डिस्कस कर रहे थे और हमने अपने टेक्निकल के 2 सेशन को कवर कर लिया था। ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे उनको दोनों जो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 3rd लेक्चर। और इसमें हम पहले कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले कवर करेंगे, देन इसके बाद हम करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और उसके बाद आप RS खुरमी और हमारी यूथ पब्लिकेशन के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ताकि आपका टेक्निकल का सारा पोर्शन कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट कोइंसाइड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ। देखिए, जब शाफ्ट हमारी क्या करती है, रोटेट करती है, तो उस टाइम पे क्या करती है, अपनी अनबैलेंसेस फोर्स की वजह से शाफ्ट वाइब्रेट होने लगती है। ठीक है, और वो वाइब्रेट होती है कौन सी डायरेक्शन में? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, ये एक्सिस क्या है, इसका शाफ्ट का एक्सिस है, और इसको मैं अगर बोलता हूँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो शाफ्ट का जो वाइब्रेशन है वो क्या होगा आपका? कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन से कुछ एक्स डिस्टेंस क्या करेगी, ये अप होके या डाउन होके क्या करेगी, वाइब्रेट करने लगती है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ वाइब्रेशन कौन सा होता है? ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है। और इसमें क्या होता है, जब हमारी शाफ्ट की जो रोटेशन जो की फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी जो इसकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी है, अगर उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है तो कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम का फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, और इसका हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा क्या होता है, शाफ्ट की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्चुएटर से इसकी शाफ्ट की स्पीड है हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी से अबव लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि क्या है, कोई एक कंडीशन मैच ना हो पाए, रेजोनेंस ना मैच हो पाए। और रेजोनेंस नहीं होगा जब जो हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, हमारी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द शाफ्ट इज हमारी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्या होगी, मीट नहीं होगी, तो रेजोनेंस नहीं होगा। और रेजोनेंस नहीं होगा तो हमारा एक हाई एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार फेलियर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मास ऑफ 1 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग विद स्टिफनेस 0.7 न्यूटन पर mm। द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम। देखिए, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चंस वाइब्रेशन से हैं। हालांकि वाइब्रेशन बहुत कम पूछा जाता था पहले, बट अब सिलेबस में इसको ऐड कर दिया गया है। तो अगर बात करें क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट को अगर मैं CC से डिनोट करता हूँ तो ये होता है आपका 2m ओमेगा n। ठीक है, वेयर m क्या है, मास, और ओमेगा n इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 2√k × m। ठीक है, तो हम इसको हमारे पास यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास आपका स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट भी है और आपके पास मास भी है। दैट मीन्स हो जाएगा आपका क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय k का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.7 न्यूटन पर mm। हमें निकालना है मीटर में, तो mm के लिए ये क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻3। तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और आपका 1 क्या है, मास, तो डेट मीन्स आपका 2 × ठीक है, दैट इज 0, ये आपका हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका 700 हो जाएगा × 1। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका इजीली आंसर निकल के आएगा। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 52.92। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप, आपका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आपको इजीली आंसर कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई बाय 2 की हेल्प से। ठीक है, बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, देखिए, रैंकाइन थ्योरी हमारी जो यूज़ होती है आपकी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होती है। और अगर बात करें रैंकाइन थ्योरी के बारे में, तो रैंकाइन थ्योरी कुछ एज्यूम्शन लेके चलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी अगर वैल्यू है आपकी, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस किसी भी मटेरियल के अंदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है टेंसाइल स्ट्रेस के और ड्यूरिंग द सिंपल टेंशन के अलोंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, मेरे पास कोई मटेरियल ए है, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल σ1 या σ2 में से अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मान लो बोल लिया मैंने σ1 है, ठीक है, तो σ1 दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बॉडी इन अ टेंशन। ठीक है, कौन से हमारे क्या है, और टेंशन के दौरान जो हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसकी वैल्यू की अगर वैल्यू हमारी बराबर हो जाती है स्ट्रेस इन टेंशन, तो हमारा जो केस बताता है आपका रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर की जो अजम्पशन है। ठीक है, और ये हमारी किसके लिए सूटेबल होती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल होती है, ना कि डक्टाइल के लिए। और शॉर्टकट ट्रिक की बात करूं तो आप ऐसे याद रख सकते हो, B फॉर ब्रिटिश, R फॉर रबर। ठीक है, ब्रिटिश रबर, या फिर आप कर सकते हो ब्रिटिश वर्ड से, तो B फॉर ब्रिटिश हो जाएगा, दैट इज ब्रिटल मटेरियल, एंड R फॉर रैंकाइन थ्योरी। तो रैंकाइन थ्योरी का ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है हमारा।
नेक्स्ट देखते हैं द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट कैन बी इंक्रीज बाय। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का मीनिंग क्या है कि भाई कि कोई भी बोल्ट है वो कितना क्या कर सकता है, शॉक ले सकता है, कितना भी लोड एब्जॉर्ब कर सकता है, लोड ले सकता है वो। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम टाइटनिंग इट प्रॉपर्ली, इंक्रीजिंग द शैंक डायमीटर, ग्राइंडिंग द शैंक या यूजिंग द वॉशर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कॉन्स्टेंट, अगर हमारा बात करें कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ का हमें बोल्ट बनाना है तो क्या करते हैं हम उसको ग्राइंडिंग द शैंक कर देते हैं। ठीक है, अगर बात करें शैंक उसके बारे में, बोल्ट के बारे में, तो हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है शैंक होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है थ्रेडेड पोर्शन होता है। ठीक है, किसी बोल्ट का। तो हम क्या करते हैं, ये शैंक का जो डायमीटर ऑफ द शैंक है ये इसके माइनर डाया, थ्रेडेड पोर्शन के माइनर डाया के बराबर रखते हैं। ठीक है, अगर इसने बोला है कि ज़्यादा डायमीटर है तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को ग्राइंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का हमारा बोल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या कर देते हैं हम इसको उसको ग्राइंड कर देंगे ताकि क्या है हमारी स्ट्रेंथ हमारी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और हमारी जो लोड एब्जॉर्बिंग या शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी है बोल्ट की वो हमारी क्या हो गए, एनहेंस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग की इज अंडर कंप्रेशन रेदर देन इन द बीइंग शियर। इनमें से कौन सा की है जो क्या है कंप्रेशन के अंदर आती है। देखिए सैडल की, बार्थ की, फेदर की एंड कैनिड की। देखिए फेदर की F4, फेदर की F4 आप ले सकते हो फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल जहाँ पर हमारे फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम फेदर की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, फेदर की नहीं है, सैडल नहीं है, बार्थ तो क्या कैनेडी, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा बार्थ की इज द एग्जाम्पल। और बार्थ की एक तरीके की क्या होती है आपकी स्क्वायर की होती है। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर होती है, ये सब्जेक्ट टू अंडर द कंप्रेशन होता है, ना कि शियर के अंदर होता है। ठीक है, और इसका कुछ शेप के बारे में बात करूं तो ये स्क्वायर की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। और बॉटम के जो 2 कॉर्नर्स हैं इसके वो क्या होते हैं, बीवल शेप के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है बार्थ की हमारा कंप्रेशन के अंदर होगा, ना कि आपका शियर के अंदर। बाकी जनरली मोस्टली केसेस में जो हमारी जो आपकी की होती है वो सब्जेक्टेड टू शियर लोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस। देखिए जैसा कि मैंने बात किया, फॉर एग्जांपल कोई शाफ्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई शाफ्ट है और जनरली शाफ्ट के ऊपर काफ़ी सारी माउंटिंग्स हम लगाते हैं, लाइक आपके कोई गियर्स है, कोई आपका कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट लगा रखा है, उस पर हैंग किया हुआ है। तो जैसे जैसे शाफ्ट मूव करती है तो उस पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज और वेरियस अनबैलेंसिंग फोर्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से शाफ्ट में क्या होती है, कई बार वाइब्रेशन क्रिएट होती है और बेंडिंग और टॉर्शन दोनों चीज़ें हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, शाफ्ट के अंदर दोनों तरीके की स्ट्रेस इंड्यूस होगी, चाहे वो बात करें बेंडिंग स्ट्रेस, चाहे वो बात करें शियर स्ट्रेस है, टॉर्सनल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो वही हमें क्वेश्चन दे रखा है, शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, बेंडिंग है, टॉर्सनल है, बोथ बेंडिंग एंड टॉर्सनल, या फिर नन ऑफ दीज। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शाफ्ट के अंदर क्या होती है, हमारी दोनों टाइप की जो स्ट्रेसेस होती हैं वो इंड्यूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ अलाइन बेयरिंग। इनमें से कौन सा बेयरिंग है जो अपने आप को सेल्फ अलाइन कर देता है ऑपरेशन के दौरान। तो फर्स्ट इज कॉनिकल बेयरिंग, स्फेरिकल बेयरिंग, रेक्टेंगुलर एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेयरिंग चैप्टर से कौन सा ये आपका क्वेश्चन है, तो कौन सा बेयरिंग है जो अपने आप को क्या कर देता है, सेल्फ अलाइन कर देता है। ठीक है, तो कौन सी बेयरिंग है आपकी बताइए। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो आप साथ साथ आपको लाइव चैट में इसको आंसर भी दे सकते हो, बाकी आप कमेंट्स में बाद में जब अटैम्प्ट करो तो बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, और जितने भी कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए सेशन को, ताकि मुझे आइडिया लगे कि कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, और अपना फीडबैक दीजिए अगर कोई भी आपको इसमें चेंजेस करना है या फिर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे रखनी है। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस आपने किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल की होती है आपकी जो सेल्फ अलाइंग होती है। अगर बात करें शेप के बारे में तो उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, 2 इसमें लेयर होती हैं आपके, ये आपके क्या है, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, खुद को अलाइन कर लेते हैं ड्यूरिंग द, अगर जर्क वगैरह लग रहा है तो। ठीक है, तो सेल्फ अलाइन बेयरिंग भी बोलते हैं इनको, जो हमारी स्फेरिकल टाइप ऑफ बेयरिंग है और देखने में कुछ इस तरीका की होती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। देखिए थ्रेड्स के बारे में बात करें तो हमारे पास कई तरह के थ्रेड्स होते हैं। अगर हम बात करें, अब लीनियर मोशन को कन्वर्ट कर देते हैं हम रोटेशन मोशन में, जैसे अगर आप बात करें स्क्रू जैक में यूज़ करते हैं, आपका लेथ के अंदर यूज़ करते हैं जो आपका लीड स्क्रू होता है, और भी आपके बेंच वाइस है। ठीक है, वहाँ सब हम थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ थ्रेड है हमारा जो ट्रेपेजॉइडल थ्रेड है, एक्मे है, स्क्वायर है, बटरेस है, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एक्मे थ्रेड हमारा किसके अंदर आता है, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के अंदर आता है। और अगर एक्मे थ्रेड के बारे में बात करें तो कुछ शेप इसका इस तरीके का होगा। ठीक है, और बात करें ये इनकी क्या है, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आपका बेंच वाइस होता है, उसमें यूज़ करते हैं लीड स्क्रू ऑफ द लेथ, वहाँ पर भी हम ट्रेपेजॉइडल एक्मे थ्रेड को भी यूज़ करते हैं। ठीक है,
मेथड का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम, और आपका लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर जहाँ चाहिए हम वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। पावर स्क्रू है एक तरीके का ये, और इजी टू मैन्युफैक्चर है, ठीक है। जैसे हमारा स्क्वायर थ्रेड के बारे में बात करें या बटरेस थ्रेड है, तो हमारे क्या है, उनको थोड़ा सा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी क्या होती है, कॉस्टली होती है और डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ द सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इज। देखिए सेल्फ लॉकिंग स्क्रू की एफिशिएंसी होती है वो आपकी क्या होती है, लेस देन 50%, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर सेल्फ लॉकिंग स्क्रू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 50% हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए ओवरहॉलिंग इज द कंडीशन व्हेन द सेल्फ लॉकिंग स्क्रू हैविंग द एफिशिएंसी विच इज ग्रेटर देन 50%, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज। देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पर आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी वो बताता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जहाँ पर होगी तो वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, हमारा जीरो होगा, ठीक है। जहाँ पर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी तो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10th का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। ये आपका है, सॉलिड शाफ्ट कैन रजिस्ट अ बेंडिंग मूवमेंट। हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट है 3 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ट्विस्टिंग मूवमेंट दे रखी है आपकी, ट्विस्टिंग मूवमेंट इज 4 किलो न्यूटन मीटर टुगेदर, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, अगर मैं फिगर बनाऊँ तो मेरे पास कोई आपकी शाफ्ट है और इस पर मैं ट्विस्ट भी लगा रहा हूँ और इस पर क्या लगा रहा हूँ मैं, बेंडिंग मूवमेंट भी लगा रहा हूँ, ठीक है। मूवमेंट भी है हमारी और ट्विस्ट भी है। तो इक्विवेलेंट हमारी जो बात करें टॉर्क के बारे में, तो इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ आपका मूवमेंट का स्क्वायर ऑफ टॉर्सनल जो ट्विस्ट आपने अप्लाई किया है उसका स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16, इट्स अंडर रूट, ये आपका 25 और रूट आप जब बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बस सीधा फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही फंडामेंटल आते हैं एसएससी जेईई के अंदर, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या होगा, थोड़ा जंबल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है और आपके पास क्या क्या डेटा गिवन है और आपको कैसे कौन से फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट में आते हैं। तो बात करें तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्या है एक बार गो थ्रू करना है प्रीवियस ईयर को, और आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन बुक को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले जितने फर्दर लेक्चर्स के अंदर। देखिए 60 डेज का जो प्लान है इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। 1 वीडियो डेली टेक्निकल की होती है, 1 वीडियो रीजनिंग का होता है और 1 वीडियो आपका जनरल अवेयरनेस या जीएस के होता है, ठीक है। तीनों वीडियोस को आप यूज़ करोगे अपने प्रिपरेशन के लिए, और उसके बाद में कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो भी आपने स्पेसिफिक ले रखी है, ठीक है, पर्टिकुलर आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो अच्छा सा, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट है तो मुझे पर्सनल मेल कर सकते हो, मैंने मेल आईडी को भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द टॉर्सन ब्रिटल मटेरियल जनरली फेल्स। अब टॉर्सन जब लगता है, अगर हम ट्विस्ट लगाते हैं किसी भी ब्रिटल मटेरियल पर, देखिए ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, इसकी डक्टाइल जो जिसके डक्टिलिटी शो नहीं करते, ठीक है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं इनटू पीसेस। जैसे अगर बात करें जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, ग्लास है हमारा, कास्ट आयरन है, ये हमारे क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमारी, ठीक है। तो हमारी क्या करेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अलोंग द सरफेस फॉर्मिंग द 45 डिग्री एंगल विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। जब हम ब्रिटल मटेरियल को तोड़ते हैं ट्विस्ट लगा के, तो हमारा क्या होता है, ये सरफेस के अलोंग क्या करेगा, हमारा 45 डिग्री जो आपका एंगल बना के क्या होगा, ये टूट जाएगा। दैट इज 45 डिग्री एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अगर बात करें कोई बीम है मेरे पास, कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसका अगर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बात करूं तो वो क्या होगा, आपका पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। पैराबोलिक शेप होगा। ये हमारी क्या होगी, मिनिमम शियर स्ट्रेस, ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और यहाँ कुछ वैल्यू आपकी लाई करेगी, दैट इज एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ फेलियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, आपका मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, और आपका मैक्सिमम एनर्जी ऑफ और डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, द मोस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। देखिए मैंने याद कराया था आपको ब्रिटिश या जो आपका ब्रिटिश रबर,
तो B4 आपका क्या है, आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए आपकी रैंकाइन थ्योरी यूज़ होती है। और अब देखिए डक्टाइल मटेरियल के लिए बात करें तो उसके लिए आपकी एक तो शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज़ होगी, और कौन सी होगी आपकी, और मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी भी यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 14th का आपका हो जाएगा डी, और इसके अंदर आपका शियर स्ट्रेस थ्योरी आएगी और आपकी मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी। देखिए बात करें अगर थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में, आपको बस 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में। सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है नाम, ठीक है, कई किस थ्योरी को हम रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं, किसको ट्रेस्का थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद करने हैं, फिर देखना है कि कौन सा थ्योरी हमारा किस मटेरियल के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल रैंकाइन थ्योरी आपकी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपकी डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ होती है, ठीक है। कौन सी थ्योरी है जो दोनों के लिए यूज़ होती है, एक आपको ये याद रखना है। फिर थर्ड जो चीज़ पूछी जाती है वो आपका फिगर पूछा जाता है कि रोम्बोहेड्रल है, स्क्वायर है, ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, या फिर कोई भी शेप है, ठीक है। हालांकि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल तो कोई नहीं होता, बट आपका क्या है रोम्बोहेड्रल होता है, आपका स्क्वायर शेप का भी होता है, ठीक है। तो आपको शेप सबकी याद रखनी है, हर थ्योरी का शेप, और किसके लिए एप्लीकेबल है, और किस किस्म के नाम से इनको जाना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकी जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको फाइंड किया था, ठीक है। लाइक रैंकाइन थ्योरी है, ट्रेस्का थ्योरी है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस आते हैं आपके थ्योरीज ऑफ फेलियर के ऊपर। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी होगी, देखिए जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था वो होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द फेलियर थ्योरी गिवन नियरली द सेम रिजल्ट। जो हमारी थ्योरीज ऑफ फेलियर है नियरली सेम रिजल्ट देंगी किस कंडीशन में, व्हेन द वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द पॉइंट इज लार्जर इज कंपैरिजन टू द अनदर प्रिंसिपल स्ट्रेस, व्हेन ऑप्शन बी हमारे पास है व्हेन शियर स्ट्रेस एक्टिंग, और उसके बाद अभी क्लियर नहीं है शायद, ऑप्शन क्लियर नहीं है, दैट मीन्स ये तो नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, इसी के मिसप्रिंट है कुछ। ऑप्शन सी देखते हैं, व्हेन द बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर न्यूमेरिकली इक्वल, या ऑप्शन डी फॉर ऑल सिचुएशन ऑफ द स्ट्रेस। तो कौन सी कंडीशन के लिए थ्योरीज ऑफ फेलियर हमारे सेम रिजल्ट देंगी, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सिचुएशन कौन सी हो जाती है हमारी, ये सिचुएशन होती है आपकी यूनी एक्सियल, ठीक है। तो यूनी एक्सियल टेंशन टेस्ट वाली सिचुएशन होती है, तब हमारा क्या होगा, सारी जो थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं आपका सेम रिजल्ट देंगी। तो कई बार यही पूछ लेते हैं भाई कौन सी कंडीशन है, तो वो आपकी यूनी एक्सियल टेंशन कंडीशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, फ्रॉम द हाइपोथेसिस गिवन बाय द रैंकाइन द क्राइटेरिया फॉर द फेलियर ऑफ द ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। रैंकाइन हम थ्योरी किसके लिए होते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था, वो अभी होते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। और कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं, देखिए अगर 17 के लिए बात करें तो ब्रिटल मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं कि ब्रिटल मटेरियल एक्चुअल में क्या होता है, फेल होता है ड्यू टू फ्रैक्चर, ना कि यील्डिंग की वजह से, ठीक है। और क्योंकि ब्रिटल मटेरियल क्या करेगा हमारी, उसकी डक्टिलिटी जीरो होती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें यील्डिंग नहीं होती, जैसे ही लोड लगाते हैं तो पीसेस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो हम कौन सी जो आपकी थ्योरी को जो फॉलो करते हैं वो आपकी फॉलो करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर हमारी कोई भी यील्ड नहीं होती, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द क्लोज हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, other quantity remaining the same, if the wire diameter is double then the mean diameter of the coil is double the stiffness of the spring compared to original spring, ठीक है। देखिए स्टिफनेस के बारे में बात करें तो आपका स्टिफनेस होता है लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, और स्टिफनेस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर विच इज इक्वल टू GD4 अपॉन 8D3N, ठीक है, वेयर कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द कॉइल, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है भाई, K डैश क्या है, मान लो K1 कोई पुरानी वैल्यू है, ठीक है, K1 इज द पुरानी वैल्यू, और K डैश क्या है हमारी न्यू वैल्यू है, और हमारा सारी चीज़ें सेम रखी हैं, बट हमारा क्या है डायमीटर, सारी चीज़ें हमारी सेम है, बट हमारा क्या डिफरेंट है आपका, एक डायमीटर ऑफ वायर और डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो ये हमारा क्या है, ये 2 टाइम ऑफ द डायमीटर है इनिशियल डायमीटर से, मान लो ये 1 है तो 2 टाइम ऑफ D1 पावर 4, और 2 टाइम ऑफ कैपिटल D1 पावर 3, तो ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 D1 पावर क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा D1 पावर 4। यहाँ पर क्या था, K1 इज इक्वल टू D1 बाय D3, D1 अपॉन कैपिटल D3 हो जाएगा, ये D4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू को लिख सकता हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ K1, और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा 16 दैट इज 2, तो K डैश इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ K1। तो आपकी क्या होगी, जब हम डायमीटर डबल करेंगे आपके वायर को और आपका कोयल के डायमीटर को, तो जो आपका नया जो स्टिफनेस निकल के आएगा मटीरियल का, जो आपकी स्प्रिंग का, तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस ऑफ द इनिशियल जो आपका स्टिफनेस हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं द पॉइजन रेशियो फॉर द मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज क्लोज। देखिए एक्सपेरिमेंटली बात करें तो पॉइजन रेशियो होता है आपका 0.28 टू 0.33, ठीक है। तो आपका नियरेस्ट वैल्यू अगर हम देखें और 1 बाय अगर बात करें तो आपका हो जाएगा वैल्यू दैट इज़ 1:3। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली क्या है, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, जस्ट रिपीटेड है क्वेश्चन। तो इसमें कई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कई क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस हैं, आपको सीधा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आया है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर आप बात करें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ। ट्रू स्ट्रेस क्या होती है हमारी, सबसे पहले बताइए ट्रू स्ट्रेस क्या होता है। देखिए ट्रू स्ट्रेस होती है हमारी इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है। स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस को बोलते हैं आपका इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, की उस टाइम पे पर्टिकुलर अगर मैं कोई लोड लगा रहा हूँ किसी बॉडी पर, फॉर एग्जांपल मैंने टेंसाइड लोड लगाया, तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है, कितना लोड मैं लगा रहा हूँ और कितना चेंज इन एरिया आया है उस टाइम पे, पर्टिकुलर दैट इंस्टेंट, तो उस टाइम की स्ट्रेस जो बॉडी के अंदर इंड्यूस होगी वो हमारी क्या होती है, ट्रू स्ट्रेस कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन एलिमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ बाईएक्सियल स्टेट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस देन द एट 45 डिग्री प्लेन, तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा। देखिए 45 डिग्री प्लेन के ऊपर जब हम बात करें नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है हमारी, वो होती है आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आपका सम ऑफ द टू स्ट्रेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू स्ट्रेस, बिकॉज ये सम है और डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एट 45 डिग्री होगा, ठीक है, ध्यान रखना है 45 डिग्री पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो हमारी एवरेज हो जाती है, बात करें सम ऑफ द स्ट्रेसेस का हाफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ थिन स्फेरिकल सेल सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द डायमेट्रिकल स्ट्रेन, ठीक है। अगर बात करें हम नॉर्मली स्ट्रेन के बारे में, तो हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है फॉर सिलेंड्रिकल बॉडी वो आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम ऑफ डायमेट्रिकल स्ट्रेन, ठीक है। बट अगर बात करें स्फेरिकल बॉडी, तो स्फेरिकल का होता है आपका 3 डायमेंशन बॉडी होती है, तो इसमें क्या होता है तीनों टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन देख सकते हैं, वो हमारा क्या है डायमीटर है, और यहाँ पे क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल कोई डायरेक्शन एक्सिस नहीं है, क्योंकि हर जगह से वो क्या होता है वो 3D बॉडी होता है, तो ये भी आपका डायमेट्रिकल हो जाता है और ये भी क्या हो जाते हैं आपके डायमेट्रिकल हो जाते हैं। तो आपका क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 3 टाइम ऑफ डायमेट्रिकल स्ट्रेन। और रेशो की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन डायमेट्रिकल स्ट्रेन का जो रेशो होता है वो 3:1 होता है, 4 बात करें तो स्फीयर के लिए, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थिन और थिक प्रेशर वेसल वाले चैप्टर से। नेक्स्ट देखते हैं स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। देखिए स्टड वेल्डिंग कौन सी होती है, जब किसी भी एक स्टड होता है कि बहुत कम पतला सा आपका कोई रॉड होगा, उसको हम किसी मेटल प्लेट से क्या करेंगे, वेल्ड करेंगे इस पोर्शन पर, ठीक है। तो ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और अगर बात करें हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या करते हैं हम कि बॉडी के अंदर प्रोजेक्शन क्रिएट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बॉसिंग, और अगर दूसरी प्लेट में प्रोजेक्शन कर देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, इनको एनोड और कैथोड बना देते हैं, और जिससे क्या होता है ये प्रोजेक्शन के बीच में क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू हीट कंसंट्रेशन ऑफ एरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एरिया बहुत कम है तो हीट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होगा, जितने भी जो हमारी एम्बोसिंग से जो प्रोजेक्शन बनाई होती है ये मेल्ट हो जाएगा और आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वेल्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग को बोलते हैं, स्टड और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रो गैस कंज्यूम इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोड गैस कौन से उसमें कंज्यूम होती है, देखिए तो 24वां क्वेश्चन है उसका कौन सा हो जाएगा, आर्क वेल्डिंग के बारे में, कि इलेक्ट्रोड हमारा जो होता है जो कंज्यूम होता है बस आर्क वेल्डिंग के अंदर। कंज्यूम का मतलब कौन सा है, जो पिघल रहा है इलेक्ट्रोड। थर्मिट वेल्डिंग के अंदर देखिए हम थर्मिट वेल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं और आपका जो मेटलिक पाउडर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं हो रहा यूज़। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या करते हैं, हम एम्बॉसिंग कराते हैं, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोड को हीट करके जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो जाएगा। वहाँ पर कोई मेल्टिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर मटीरियल की ही एम्बॉसिंग करा के मेल्टिंग कराते हैं। या स्टड वेल्डिंग की बात करें या स्पॉट वेल्डिंग की बात करें, ठीक है। तो फिलर मटेरियल हम नहीं यूज़ करते मोस्टली रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। गैस वेल्डिंग में क्या यूज़ करते हैं हम, गैस की टॉर्च होती है, इसके अंदर एसिटिलीन और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो हमारा जो बात करें इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट होगा ओनली आर्क वेल्डिंग के अंदर। और जो इलेक्ट्रोड की आपकी जो मटेरियल है डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की आर्क वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। टिक कर रहे हो, अगर आप तो टिक में करोगे तो आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा जो कि नॉन कंज्यूमेबल होगा, तो आपको फिलर वायर अलग से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली आर्क वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन ये है, बट अगर हम बात करें इन जनरल कंडीशन तो आर्क वेल्डिंग के अंदर ही हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉपरली वेल्डेड जॉइंट एज कम्पेयर टू। देखिए जब हम वेल्ड करते हैं किसी भी मटेरियल को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई वेल्ड है, हमने वी वेल्ड बनाया है दो प्लेटों को जोड़कर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। तो वेल्ड के बाद जो ये वाला पोर्शन है, ये जो वेल्ड बीड है हमारी, ठीक है, वेल्ड पोर्शन है, ये क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट बेस मेटल से। अब ये होती क्यों, ये अलॉय होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ अलॉय हम मिलाते हैं आपको इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए, ताकि हमारा जो मटेरियल है, जो वेल्ड जॉइंट है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, ईजिली टूटे ना, और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो अलॉय फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द वेल्ड मटेरियल जॉइंट ऑफ द वेल्ड मटेरियल दैट इज मोर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू बेस मेटल। ऑक्सीजन, अगर हम बात करें ऑक्सीजन और या फिर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग आपके बारे में बात करते हैं, तो रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन कार्बोराइजिंग फ्लेम। देखिए अगर हम बात करें, तीन तरह की फ्लेम होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर क्या होता है, हमारा एयर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की वैल्यू हमारी कम होगी। और न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, 1:1.2:1 लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा रखते हैं हम इसमें, ठीक है, अगर बात करें आपका ऑक्सीजन के अंदर। लेकिन कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, दैट इज 0.9:1। तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हम उसके लिए, बर्निंग के लिए, ताकि हमारा क्या होगा, जो टेम्परेचर हो वो बहुत ज़्यादा रीच नहीं कर पाता, ठीक है। अगर टेम्परेचर रेंज की बात करें तो यहाँ पे होता है 2900 डिग्री सेल्सियस, 3100 डिग्री सेल्सियस आपका होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम के अंदर, और 3300 डिग्री सेल्सियस होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 0.9:1। तो थोड़ी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू द रेशो ऑफ एसिटिलीन गैस, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट टीयर रेफर्स टू। देखिए हॉट टीयर्स क्या होते हैं, हॉट टीयर से कास्टिंग डिफेक्ट है। जब हमारा कास्टिंग सॉलिडिफाई होती है, तो इसे जब गैस एंटर निकलती है, जो भी हमारी आपका कूलिंग के दौरान, तो वो जो गैस निकलती है उसकी वजह से क्या होते हैं, सरफेस पे क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस क्रैक्स को बोलते हैं हॉट टीयर्स, ठीक है। तो आपका क्या है, एक तरीके से कास्टिंग डिफेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन, स्लिक इन द फाउंड्री शॉप। देखिए फाउंड्री शॉप क्या होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका सैंड कास्टिंग करते हैं, आपका जो कास्टिंग प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं उसको फाउंड्री शॉप बोलते हैं। जहाँ पर जैसे आपने कॉलेजेस में वर्कशॉप में किया होगा, आपका बीटेक के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, क्या आप सैंड से एक पैटर्न की हेल्प से कैविटी बनाते हो, फिर उसमें मोल्टन मेटल फिल करते हो, ठीक है। तो उस शॉप को हम फाउंड्री शॉप बोलते हैं। जैसे कारपेंट्री शॉप के अंदर हम वुड के टी जॉइंट बनाते थे, आपके एल जॉइंट बनाते थे, वैसे ही हम फाउंड्री शॉप के अंदर क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं, ठीक है। कास्टिंग प्रोसेस के आप परफॉर्म करते हैं उस शॉप के अंदर। तो स्लिक होता है, जो वेरियस टूल्स हम यूज़ करते हैं, लाइक है शॉवल है, ट्रॉवल है, ठीक है, और आपकी रिडल है आपके, ठीक है, और कोप एंड ड्रैग पैटर्न है, कोप एंड ड्रैग बॉक्सेस हैं, पैटर्न है, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, तो उसमें स्लिक होता है, वो किस लिए यूज़ करते हैं। देखिए तो स्लिक हम यूज़ करते हैं आप किसके लिए, मेकिंग द रिपेयर कॉर्नर करना है, या फिर हमारा मिक्सिंग के लिए है, या मेकिंग द वेंट होल है, तो किसके लिए करेंगे, तो हमारा स्लिक यूज़ होता है आपका मेक एंड रिपेयर द कॉर्नर इन द माउल्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है ये स्लिक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी शेप के बारे में, तो कुछ इस तरीके का को यहाँ पे क्या है, फ्लैट चिमटा टाइप होता है, ठीक है। इससे क्या करते हैं, अगर हम जब पैटर्न को निकालते हैं कैविटी से, आपका जो मोल्डिंग सैंड से, जब पैटर्न निकालने के बाद जो छोटी मोटी जो टूट फूट हो जाती है आपकी कॉर्नर्स पे, तो उन कॉर्नर्स को रिपेयर करने के लिए हम स्लिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फाउंड्री टूल है। तो कास्टिंग से कई बार फाउंड्री टूल पूछ लेते हैं कि रिडल का यूज़ क्या है, ठीक है, सैंड ब्लास्टर किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और आपका जो स्लिक है वो किस लिए यूज़ करते हैं, वेंट वायर किस लिए यूज़ करते हैं, तो वेंट वायर का यूज़ करते हैं वेंट होल बनाने के लिए, ताकि जो गैसेज हमारी जो एंट्रैप्ट हो गई हैं वो क्या इजीली क्या हो जाएं, वो आपके मोल्ड से बाहर निकल आएं ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। कौन सा प्रोसेस है जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट को प्रोड्यूस करेगा, डाई कास्टिंग है, हॉट रोलिंग है, एक्सट्रूजन है, फोर्जिंग है। तो बात करते हैं, देखिए डाई कास्टिंग हमारा क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर डाई कास्टिंग के बारे में बात करें, तो डाई कास्टिंग क्या करते हैं हम, दो तरह से करते हैं, एक तो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग होती है और एक लो प्रेशर डाई कास्टिंग होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को फिल करते हैं हमारे कैविटी के अंदर, और जो हमारी जो डाई होती है उसके अंदर हाई प्रेशर से इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। और कई बार लो प्रेशर भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। और मोस्टली डाई कास्टिंग हम करते हैं नॉन फेरस मटेरियल की, फॉर एग्जांपल जिंक है, अलॉय है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, लेड है, टिन है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं जो हमारे यूज़ किए जाते हैं डाई कास्टिंग मटेरियल के लिए, ठीक है।
और बात करें अगर डाई कास्टिंग के अलावा और भी प्रोसेस है हमारे पास, जैसे स्लस कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, बट स्ट्रेंथ अगर के बात करें, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी तो हमारी डाई कास्टिंग कंपोनेंट की होगी, ठीक है। जैसे हमारा कई बार क्या होते हैं, जैसे अगर बात करें पिस्टन है वो भी हम डाई कास्टिंग से बनाते हैं, आपका जो इंजन ब्लॉक है वो भी आपका डाई कास्टिंग से बनता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, आपके हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रू होल। अब स्क्रू होल क्या है, देखिए कास्टिंग जब हम करते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अगर बात करें हमारा ये क्या है, हमारा कोई कास्टिंग है और ये आपका क्या है, आपका एक कैविटी होती है, यहाँ से हम क्या करते हैं, पोरिंग बेसिन होता है जहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पोरिंग बेसिन से जब हम मोल्टन मेटल फिल करते हैं लेडल की हेल्प से, तो ये एक पैसेज के अंदर जाता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रू, ठीक है। और स्प्रू के बाद मोल्टन मेटल हमारा एंटर करता है किसके अंदर, ये गेट्स के अंदर, गेट के बाद ये फाइनल कैविटी के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो टेपर्ड फॉर्म होती है इसको स्प्रू बोलते हैं, जो क्या करता है, ओपनिंग प्रोवाइड करता है आपका पोरिंग ऑफ द मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन टू द माउल्ड कैविटी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्या है, आपके कास्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, आपके कास्टिंग और आपके थ्योरी ऑफ मशीन और आपके मैकेनिकल वाइब्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपके कुछ हमारे 1-2 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे मशीन डिज़ाइन के और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थे, ठीक है। तो हमने सेट 1 जो 2016 का है वो कवर कर लिया है और सारे शिफ्ट का ही हमारा टेस्ट कवर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 के जो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर हैं और इवनिंग शिफ्ट के पेपर हैं सबके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने देखिए टेक्निकल साथ साथ स्टार्ट कर लिया है तो वो क्या कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की मैंने प्रीवियस ईयर सीरीज ऑलरेडी कवर कर चुकी है तो उसको भी देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से कर सको, ठीक है। और आपका जो टेक्निकल का जो बेस है बहुत अच्छा से क्रिएट हो जाए। बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि 60 डेज प्लान में हम तीनों चीज़ें कवर करेंगे, चाहे वो रीजनिंग के बारे में बात करो, चाहे वो जीएस सेक्शन के बारे में बात करें, चाहे वो करंट अफेयर के बारे में बात करें, ठीक है। और आप जितने भी हमारे बच्चे हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेली क्विज ले सकते हैं हमारे आपके सोशल मीडिया हैंडल पर। देखिए तो फेसबुक पे मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आपके एसएससी जेई है, जूनियर वर्क मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के और आपके गेट के और जो ईएससी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ताकि बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, आप वहाँ से आप क्विज को एंजॉय कीजिए। और आप कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने फीडबैक के तौर पर, ठीक है। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम टेक्निकल का आपका 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 3rd तो आज कंप्लीट हो गया है। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और रीजनिंग और आपके जितने भी जनरल अवेयरनेस के सेशन को आप क्या करिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही चीज़ों को आप क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ।